अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। आज से ठीक एक हफ्ता पहले हुकूमत ने एफबीआर के 5वें चेयरमैन की तैनाती की। 2 बरसों में 5 सरबराहान की तैनाती ना सिर्फ हुकूमत का एफबीआर पर अदम एतमाद है, बल्कि गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स कलेक्शन के अहदाफ के उसूल में नाकामी की एक बड़ी वजह भी है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही सिर्फ 1 माह पहले तैनात की गई चेयरपर्सन एफबीआर रुखसाना यास्मीन को ओहदे से हटाकर मोहम्मद जानजेब खान को लगाया, लेकिन उनको भी ठीक 9 माह बाद फारिग करके शबर जैदी साहब को जो है तैनात किया गया, जिनकी तारीफ में इमरान खान साहब ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन उनका दौरानिया भी सिर्फ 11 माह पर मुहित रहा, जिसके बाद एफबीआर की कमान नौशीन जावेद ने संभाली। अब मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुझ समेत चंद एंकर्स को बुलाकर उनकी लंबी चौड़ी तारीफ की जब उनको तैनात किया गया नौशीन साहिबा को, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 3 माह बाद हटाकर जावेद गनी साहब को अब नया चेयरमैन लगा दिया गया है। बड़ी बात ने इस बात का खोज लगाने की काफ़ी कोशिश की कि आखिर वजह है कि इतने कलील अरसे में एफबीआर के इतने सारे सरबराहान तब्दील हुए और हर कुछ अरसे बाद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना से एफबीआर में तब्दीलियों से मुतालिक जो है वो हम सुनते हैं। एफबीआर के आला हुकाम के मुताबिक कुछ से मेरी बातचीत हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी। हुकूमत इस इदारे को 3 बुनियादी हुकूक जो हैं हुकूमत को देने पड़ेंगे। इनमें एक माशी, इंतज़ामी आज़ादी और सियासी असर रसूख के इस्तेमाल की सख्ती शामिल है। कुछ अर्सा पहले कराची में कई सीनियर अफसरान की तैनाती जो है वो काबीना के कुछ वज़रा की सिफारिश पर हुई, जिससे बकौल एफबीआर ज़राए के अरबपति जो ताजिर हैं, कारखानादार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है एक सवालिया निशान बन जाती है। इसके साथ साथ हुकाम के मुताबिक अहदाफ के उसूल की नाकामी की बुनियादी वजह किसी भी चेयरमैन की मुस्तकिल तैनाती ना होना है इस तमाम अरसे में। और अगर की बात हो तो आपको पता होगा माली साल 2019-20 के टैक्स कलेक्शन टारगेट को पहाड़ जितना हदफ रखा गया, 5500 अरब रखा गया। और जिस वक्त ये अहदाफ रखे गए तो हम बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि ये नामुमकिन होगा इतने बड़े हदफ को अचीव करना, लेकिन उस हदफ पर बिल्कुल जिस तरह नजर आ रहा था बार बार नजरसानी की गई। पहली बार टारगेट को 5500 से कम करके 5230 अरब रखा गया, फिर उसमें मजीद कमी करके 4800 अरब किया गया, और फिर कोरोना वबा के बायस इस टारगेट को 3908 अरब कर दिया गया, जिसे भी तकरीबन बड़ी मुश्किल से जो अचीव हुआ, यानी 3 बार रिवाइज करना पड़ा। माली साल के अख्तिताम पर 3967 अरब रुपए जो है टैक्स कलेक्शन हुई, यानी मजमूई तौर पर 5500 अरब के टारगेट में सिर्फ 1580 अरब का टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाया। ये आपको याद दिलाते चले कि एफबीआर में आखिरी बार अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया 3 साल, लेकिन ये सुन के आपको भी हंसी आएगी कि 2007 में वो तैनात थे, यानी उसके बाद से अब तक अदम तसलसल है। एफबीआर को उसने उसे शदीद मुतासिर भी किया, कारकर्दगी आप उठा के देख लें, ये झलकता भी है उसकी कारकर्दगी से। 2010 से अब तक तकरीबन 13 सरबराहान तब्दील हो चुके हैं। मुस्तकिल और ताकतवर सरबराह ना होने की वजह से एफबीआर के अंदर भी अदम इस्तेकाम है, जो ग्रोबंदी और मिलकर काम करने के माहौल का सबब नहीं बन रहा। वो एक बड़ा मसला जो है वो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन के ओहदे का मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना होना है। कानून के मुताबिक एफबीआर का सरबराह सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन को जवाबदेह है, लेकिन रिवायत यह है कि यह इजाफी चार्ज सेक्रेटरी खजाना इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा एफबीआर वजारत खजाना के मातहत हो जाता है। यही वजह है जिससे एफबीआर की खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाती है। टैक्स कलेक्शन एफबीआर का काम है, लेकिन टारगेट कोई और तय करता है, जिससे एक बुनियादी खला पैदा हो जाता है। इसी तरह एफबीआर के ऑर्डिनेंस के तहत एफबीआर में एक आज़ाद पॉलिसी बोर्ड का होना लाजमी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बोर्ड की ना तो आज तक कोई तश्कील हुई है और ना ही आज तक तश्कील ही नहीं हुई तो उसकी मीटिंग क्या होगी। और इसी के साथ साथ एफबीआर के निज़ाम में टैक्स वसूलियों को मुल्क भर के ज़िलों तक फैलाना था, डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना था। अब तक लेकिन सिर्फ 13 बड़े शहरों में रेवेन्यू टैक्स ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी राह में जो बताया ये गया है हमें कि डीएमजी ऑफिसर्स जो हैं वो रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं उनकी इजारादारी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इसी के साथ साथ शबर जैदी ने आते ही
जो RTOs हैं उन पर मतलब छापे मारकर उनके ज़रिए मौके पर स्टॉक देखने और ताजरान, शादी हॉल्स, ब्रांड्स, प्राइवेट इदारों को जो है उन पर छापे मारे गए और जो अदाद शुमार हैं मौजूदा स्टॉक के तकाबली जायज़े के इख्तियारात भी जो है उनसे वापस ले लिए गए, जिसकी वजह से इन तमाम पार्टियों का जो था वो गिला ये था कि टैक्स ऑफिसर्स को उनको जो है हरासा करते हैं। टैक्स हुकाम के मुताबिक ये निजी इदारे और कारोबार जो हैं वो गलत आदाद शुमार जमा करवाते हैं और जब मालूमात पर मौके पर जाकर रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो असल सूरत हाल सामने आ जाती है। FBI और निजी इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फ़िज़ा, टैक्स रिफंड का मसला भी है, इसके अलावा वो भी मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक हुकूमत को तकरीबन 600 अरब का टैक्स रिफंड करना है, जिसमें से माली साल 2019-20 में सिर्फ 174 अरब का रिफंड हुआ, यानी रिफंड्स को रोका गया, जबकि इजाफी काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की रिलीफ पैकेज के तहत भी रिफंड किए गए, उसका हिस्सा उसे बना दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 1.5 साल पहले अप्रैल 2019 में हमने इसी प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर से टैक्स रिफ़ंड रोके जाने का सवाल किया था। उन्होंने तो साफ इनकार किया था कि हमने बिल्कुल टैक्स नहीं रोके। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा सुन लें। तो आपने ऑलरेडी रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उसमें इल्जाम ये लगाया जाता है कि जो रिफंड क्लेम्स हैं वो आप लोगों ने रोके हुए हैं, इसके अलावा एडवांस कलेक्शन आपने की हुई है जिससे जो असल नंबर हैं उस पर काफी फर्क पड़ा है। तो बतौर मिनिस्टर अगर मैं आपको ये कहूं कि FBI का आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं आज? मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ, मैं तो अपनी जमात में भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए होना चाहिए। FBI का एक इंटरनल ऑडिट का अपना महकमा है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि अगर इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट। और ये जो रिफंड्स की आपने बात की, इसके बरक्स है सूरत हाल। हमने इनकम टैक्स के रिफंड्स पिछले साल से ज्यादा इस साल उनका इजरा किया है, तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर है कि हमने कोई एडवांसेस किए हैं या कुछ किया है। इस पे भी हमने चेयरमैन साहब को खुसूसी हिदायत दी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आपने जो माजी की रवायात थी उनसे हट के आपने इस मरतबा जो है उसको चलना है और कोशिश। ठीक है, चले। अब हमाद अज़हर साहब को आपने सुना, बिल्कुल साफ इनकार कर रहे थे, टैक्स रिफंड्स जो हैं वो उन्होंने नहीं रोके हुए। लेकिन हाल ही में FBI की जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि गुज़श्ता 6 सालों में FBI ने तकरीबन 550 अरब रुपए के टैक्स रिफंड इसलिए रोके ताकि रेवेन्यू ज़्यादा दिखाया जा सके। FBI जिस सूरत हाल का शिकार है ये सबके सामने है। माजी का टारगेट भी हासिल नहीं हो सका। रवा माली साल के लिए भी 4963 अरब का टारगेट रखा गया है, जो कि मुश्किल है, मुश्किल पूरा होगा। लेकिन साथ साथ नए चेयरमैन FBI जावेद गनी ने हाल ही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ये इंकशाफ किया है कि मौजूदा साल की पहली तिमाही में भी टैक्स टारगेट हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। तो क्या FBI को मुकम्मल आज़ादी देने और इस्लाहात ही जो है वो वाहिद हल है, या कुछ और अवामिल हैं जो उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं ताकि ना सिर्फ अहदाफ का एहसन अंदाज में हुसूल हो बल्कि मुल्क के टैक्स का जो निज़ाम है वो भी एहसन खतूत पर इस्तवार हो? इसी हवाले से तफसीली बात करेंगे टैक्स उमूर के माहिर इशफाक तोला साहब और सरमायाकारी बोर्ड के साबिक मेंबर और टैक्स एक्सपर्ट बैरिस्टर अजीज़ नश्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक तोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि 5 चेयरमैन को तकरीबन 2 सालों में चेंज करना, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या ये जितने भी चेयरमैन लगाए गए वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है? क्योंकि अगर बार बार सरबराहान को तब्दील किया जाए तो अच्छे भले इदारे का भी बड़ा गर्क हो जाता है। इसमें तो वैसे ही FBI कुछ भी पूरा नहीं कर रहा है, अहदाफ वगैरह पूरा नहीं कर रहा। तो ओवर टू यू, क्या आपकी टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवालों में बहुत सारे सवाल आपने कर दिए हैं और मैं ये समझता हूँ कि 2 साल की परफॉर्मेंस और जो आपके पास नंबर्स हैं वो उस बात की कुल्ली अक्कासी कर रहे हैं कि इस 5 तब्दीलियों में क्या चीज़ पिना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूस फेलियर। अगर 2017-18 को मैं देखूं तो 3,942 अरब, अगर 2018-19 को मैं देखूं तो 3,929 अरब। तो पहला नेगेटिव आपके पास यहाँ पर आ गया। फिर मैं आ जाता हूँ जो यहाँ पर एक बबांगो दौल दावा किया गया कि जी हम 4 ट्रिलियन तक पहुँच जाएंगे, और मेरी इस पर काफ़ी बहस भी हुई कि अगर आप देखेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट के अंदर
सप्लीमेंट्री ग्रांट में 101.3 अरब आपके एफबीआर के रिफंड्स की मद में पे किए गए, वो हाँ जी, और उसमें से 70 अरब वो हैं जो कि एफबीआर के रिफंड के, और 30 अरब ड्यूटी ड्रॉबैक में किए गए हैं। तो अगर मैं सिर्फ ड्यूटी ड्रॉबैक को भी निकाल दूं और 70 अरब ये ले लूं, और मेरा ख्याल है 36 अरब के करीब वो रिफंड हैं जो SRO 1125 ठीक। जो एक्सपोर्टर्स को दिए जाने थे, और फॉर्म H की नामुकम्मल होने की वजह से जो एफबीआर के एडमिटेड फिगर्स हैं, अगर मैं उससे भी कहीं बढ़ के देखूं, मेरे हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा होंगे। अगर मैं ये भी मिला लूं तो ये टोटल 102 या 5 अरब आपके बनते हैं। अगर मैं आपके फिगर पे जो आपने अभी बताया 3,966 अरब, जी। 66 बिलियन का अगर मैं देखता हूँ, तो अगर ये 3,861 अरब हुए, तो अगर 3 साल को मैं ट्रिजेक्ट्री देखूं तो ये जिगजैग हो रहा है कि पहले साल नीचे कम हुए। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा सा आपको मार्जिन इनको देना पड़ेगा कोविड ठीक। का, कि कोविड की वजह से 200 से 300 बिलियन का इनको फर्क पड़ा। और यही चीज़ मैंने इनको पहले भी कही थी कि 4,000 अरब, अप्रैल 8 को हमारी एक रिपोर्ट शाये हुई थी, उसमें हमने कहा था 4,000 अरब से ऊपर ये नहीं जा सकेंगे। ठीक। तो ये जब 5 चेयरमैन आप चेंज करते हैं तो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ठीक। दूसरी बात यह है कि आपने जब मैडम रुखसाना यास्मीन थी तो वो तो खैर केयर टेकर सेटअप की एक थी अपना, और उन्होंने किया था, और इसके बाद से जो भी चेयरमैन आए, मेरा ख्याल है जहांजेब खान साहब आए। जहांजेब खान साहब DMG अफसर थे, कमांड एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो शायद ये पीपल मैनेजमेंट ठीक थी, मगर रेवेन्यू मैनेजमेंट एक आर्ट और भी है जो कि ये मैनेज नहीं कर पाए। ठीक। जब वो नहीं कर पाए और 9 महीने में जब उन्होंने सीखना शुरू कर दिया तो वो हट गए, उन्हें हटा दिया गया। और फिर आए शब्बर जैदी साहब। जी। शब्बर जैदी साहब की मेरे हिसाब से पीपल मैनेजमेंट में वो कमाल नहीं था, तो शब्बर जैदी साहब मेरा ख्याल है उस वजह से बवसूख जराए बता रहे हैं अंडर प्रेशर आके काफ़ी बीमार हो गए, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन शायद पूरा नहीं कर पा रहे थे और मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक। या ये भी सुना है कि शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी उन पे आ रहे थे। हाँ। फिर ये एक्टिंग चेयरपर्सन मैडम आई, मैडम को फिर कंफर्म किया गया, और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक और आपके एक मुझे जो एपिसोड नज़र आई जिसमें ये था कि हारून अख्तर खान साहब आ रहे हैं जी। और वो अपनी पुरानी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, मगर वही मसला हुआ कि जी के कौन कमांड करेगा, हफीज शेख साहब करेंगे। ये अखबारी तराशे हैं, मैं तो सिर्फ आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। तो इसके बाद अब जावेद गनी को भी आप कह रहे हैं कि जी 3 महीने, तो अब 3 महीने के बाद कौन सा ऐसा प्लान आपके पास है? तो वो शख्स तो यही कहेगा ना कि जी मेरे ऑफिसर तो डीमोटिवेटेड है कि 3 महीने में नया चेयरमैन आएगा तो हम उसको परफॉर्मेंस दिखाएं कि इनको इसको दिखाएं। ठीक। अच्छा बैरिस्टर अजीज नशतर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह इशफाक साहब ने कहा कि इट्स लिटरली सिचुएशन जो है बिल्कुल डिजास्टर्स सिचुएशन ऐसी है कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी अब हमें नज़र नहीं आ रही, डिसीजन मेकिंग में नहीं आ रही, 2 सालों में 5 चेयरमैन को तब्दील करना, क्या यही वजह है कि एफबीआर परफॉर्म नहीं कर पा रहा? बहुत शुक्रिया आदिल साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल आपने बहुत सारी बात तो कह भी दी। मैं ये इसे इस अंदाज से रखूँगा कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये वो अदारा है जिसके चलने से पूरा का पूरा पाकिस्तान चलना है। इससे आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलनी है, आपकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भी चलनी है, आपका फाइनेंस भी चलना है, आपका सोशल वर्क, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों की फीडिंग जो है वो इस एक अदारे के थ्रू होनी है, जिसको आपने इतनी सारी सीरियसनेस नहीं दी कि आप इसके लिए एक लीडरशिप जो है वो अच्छी तरह चुन के उसे उसके ज़िम्मे काम लगाएं कि जी ये हमारे अहदाफ हैं, ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक प्लान है, और इसके मुताबिक आप अपनी टीम बिल्ड करें, टीम के साथ अपना साल 2 साल 3 साल का प्लान भी बनाएं। अब हुआ ये है कि 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए और 5 लोग चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि ये वाला अहम तरीन काम जो है
नेशनल पॉलिटी का जो मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी का भी एक अहम पार्ट है कि आपने टैक्स लोगों से इकट्ठा करना है, उस टैक्स के थ्रू आपने समाजी इंसाफ को बिल्ड करना है और ठीक। उसी से फिर आपने मुआशरे को चलाना है। हमारे यहाँ तो ये और कोई ऐसा बड़ा सारा सोर्स नहीं है जहाँ से ये सारा ब्लड, फाइनेंशियल ब्लड जो है वो क्रिएट हो सके। इस Right. ऑर्गेनाइजेशन को आपने सीरियसली ना लेके आपने बाकी और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर दिए हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चल रही होती, एक प्लान के मुताबिक चल रही होती और एक परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन होती तो बिल्कुल जो है इस आपको बहुत सारे और मसाइल ना होते। और मैं ये कहूँगा कि ये वही वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है वो 2013 के जो है वो 1840 बिलियन के जो है वो कलेक्शन को ले जाके तो तकरीबन 3800 जो है वो 5 सालों में किया और उस दौरान इकोनॉमी भी ग्रो हुई। ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमी में से इस अंदाज से पैसा निकाल लिया गया कि इकोनॉमी ग्रो भी ना हो पाए। ये भी जो है एक्सेसिव टैक्सेशन में ये भी होता है। मैं खुद फॉर्मर FBI ऑफिसर हूँ, मुझे पता है वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं टीम के, पर्सनल के, लीडरशिप के, पॉलिसी के, बहुत सारे। लेकिन इसके बावजूद इस अंदाज से चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन में से जो चीज़ें हासिल हो रही थी वो ना करना, मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट में बड़े बड़े लोग जो है वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से और बहुत सारे एरियाज में भी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक। अच्छा, इशफाक तोला साहब, बैरिस्टर साहब ने भी तकरीबन मोर और लेस वही की। वे फॉरवर्ड क्या है इस वक्त गवर्नमेंट को, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, अगर मुख्तसरन बताइएगा सर? देखिए, 2-3 चीज़ों को आपको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो टैक्स रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है और मैं खुद मेंबर था, मैं को ऑथर भी हूँ उस रिपोर्ट का। और ये 2016 से फरवरी 12 2016 से गवर्नमेंट के सर्द खानों में पड़ी हुई है और शायद इस पर मिट्टी चढ़ गई होगी अभी तक। हमने बड़ी कोशिश की, असद उमर साहब से बात की, हमाद अजद साहब भी आए थे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे लाल फीता मेरा ख्याल है इसके आड़े आ रहा है और वो टैक्स रिफॉर्म्स जो है ना वो नहीं हो रहे। ठीक। सबसे पहला तो ये टैक्स रिफॉर्म्स आपको करना पड़ेगा। दूसरा, देखिए, सर्वाइवल ऑफ FBI इज सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल इसी तरह जैसा अजीज नश्तर साहब ने भी कहा। तो अगर आप FBI को सही नहीं चला सकेंगे और आप इसको पॉलिसी नहीं दे सकेंगे और इसके डिसीशंस जो होते हैं, असल में यहाँ ये होता है बजट के टाइम पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इकोनॉमी को सफोकेट या स्ट्रेंगुलेट कर देते हैं। ठीक। इन्फॉर्म डिसीजन जब तक आपका पॉलिसी बोर्ड नहीं लेगा और पॉलिसी विंग भी FBI में मौजूद होगा जिनकी कोई मार्केट नॉलेज इतनी ख़ास नहीं होती है, और अगर वो फैसले करेंगे तकदीरों के, हमारी मईशत की तकदीर के, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़बू हाली मज़ीद ज़बू हाली में हो जाएगी। ठीक। बैरिस्टर साहब, आपसे पार्टिंग कमेंट, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? जिस तरह इशफाक तोला साहब ने कहा, बड़ी इन्होंने तो टू द पॉइंट बात की कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस वक्त, कैसे निकाला जाए मौजूद, क्योंकि देखिए FBR इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ FBR, इन अदर वर्ड्स। क्या करना चाहिए FBR को ट्रैक पर लाने के लिए, क्या एडवाइस करेंगे? हाँ, मैं ये एडवाइस करूँगा, मेरी जो सोच है वो ये, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ब्रॉड बेस जो है वो कंसल्टेशन के साथ एक इस अंदाज का कौमी इत्तेफाक राय करना चाहिए कि हमारे जो है नेशनल इकोनॉमिक टारगेट किस तरह के होंगे, उसमें FBR का रोल क्या होगा। FBR को जब एक प्रॉब्लम ये भी हमारे यहाँ होता है, अशफाक साहब ने भी कहा, उन्हें पॉलिसी के लोग जो हैं वो FBR में ही मौजूद हैं। FBR की परफॉर्मेंस देखी जाती है, कितने पैसे कलेक्ट हुए, इसका मतलब है उनका सेंटर जो है थिंकिंग का सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। ठीक है, ये रेवेन्यू कलेक्शन से ज़्यादा FBR को नेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के एक टूल की हैसियत से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इसके लिए
मैं ये कहूँगा बाई पार्टीजन, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें अपोजिशन को भी, पार्लियामेंट में भी अपोजिशन को, और इसी तरह टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जो टैक्स पॉलिसी, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को जानते हूँ, उनसे ब्रॉड बेस कंसल्टेशन के साथ इसका आगे जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो है वो एक प्लान क्रिएट करके तो उसके मुताबिक इसे चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूशन जितना सारा चल रहा है और उस जिस तरह स्लाइड डाउन करता हुआ जा रहा है पीछे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ एफबीआर के या उससे रिलेटेड अदारों के नहीं रहेंगे, ये नेशनल जो है वो प्रॉब्लम बन के तो ये अच्छा खासा सारा जो है इकोनॉमी को जो है वो डुबोने की हद तक जा सकते हैं। चलें बैरिस्टर अजीज नशर साहब, इशफाक तोला साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए। आज मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल ने एक कदम आगे बढ़कर नैब में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन पर नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल के मनसूबे में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि यह मनसूबा 2009 में उस वक्त शुरू किया गया जब उनके पास तो कोई एग्जेक्टिव ओहदा ही नहीं था। एहसन इकबाल की जानिब से दायर दरख्वास्त में इल्ज़ाम यह लगाया गया है कि गुज़श्ता 2 साल से इस मनसूबे के लिए जो मुख्तस फंड्स थे वो वज़ीर आज़म के कहने पर रोक दिए गए हैं। बड़ी अहम बात है ये, जबकि 2.9 अरब रुपए के फंड्स में से 86% फंड्स जो हैं वो लग चुके हैं और अब तकरीबन 40 करोड़ रुपए के फंड्स बाकी हैं, लेकिन अदम अदायगी के बायस जो है कॉन्ट्रैक्टर्स काम छोड़ चुके हैं, जिसके बायस लागत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और इसी बुनियाद पर वो उनका मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान और उसके साथियों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को वो नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब हुए हैं। एहसन इकबाल साहब ने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जमानतों के खिलाफ अपील करने के लिए 2 घंटों में इजलास बुलाए जाते हैं, लेकिन BRT पेशावर मनसूबे पर नैब अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर BRT में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपोजिशन जमातों की जानिब से हिकमत अमली के तहत हुकूमती जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और इस हिकमत अमली का अगला कदम क्या हो सकता है? कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ये बताइएगा, जैसे ही मैंने ये खबर देखी कि आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो, पहला सवाल जो मेरे जहन में आया कि ये वही नैब है जिसको पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ख़त्म करना चाह रही है। ऑर्डिनेंस की बातें हुई, काफ़ी मामलात आगे चल के गए, लेकिन आज उसी नैब के पास आप खुद लेके चले गए हैं। तो ये तो आप इन अदर वर्ड्स एतमाद का इजहार कर रहे हैं नैब पर और नैब चेयरमैन नैब पर। जी देखिए, ये एतमाद का इजहार नहीं है। चेयरमैन नैब कई दफ़ा ये फरमा चुके हैं कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। तो हम उन्हें आजमाना चाहते हैं कि क्या वो फेस देखते हैं या केस देखते हैं। जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा है, ये वो कौमी मंसूबा है जिसकी बुनियाद मेरे हुकूमत में आने से पहले 2009 में रखी जा चुकी थी, लेकिन फिर ये इल्तवा का शिकार हो गया और इसको नामुकम्मल छोड़ दिया गया। तो 2013 में हमारी जब हुकूमत आई तो हमने जो मुल्क के दीगर नामुकम्मल अधूरे मंसूबे थे, जिसमें लवारी टनल थी, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, जिसमें लियारी एक्सप्रेस वे थी, कच्ची कनाल थी, बेशुमार इस तरह के और मंसूबे, उनको हमने टारगेट बना के मुकम्मल करने का तैयार किया। तो इसके लिए भी जो फोरम्स हैं उनकी मंजूरी लेकर हमने इसको मुकम्मल किया। 86% फंडिंग हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने आते साथ ही इस मंसूबे की फंडिंग रोकी। नतीजा ये है कि जो 40 करोड़ बाकी रहते थे, 14% रकम, वो रोकने से कॉन्ट्रैक्टर्स डिमोबिलाइज हो गए। करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ आई हुई थी जिसकी 6 महीने की वारंटी थी, वो क्रेट्स के अंदर पड़ी पड़ी वारंटी खत्म हो गई। वहां पर एथलेटिक ट्रैक करोड़ों रुपए का उसका मटेरियल इंपोर्ट हुआ था, वो क्रेट्स के अंदर वारंटी एक्सपायर हो गई, वो खत्म हो गया। जो चीजें वहां बनी थी उसकी कोई वॉच एंड वार्ड नहीं थी, कहीं शीशे टूट गए, कहीं कोई खिड़की निकाल के ले गया, कहीं कुछ उजाड़ा हो गया। वो स्टेडियम के जहां अप्रैल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस ग्राउंड के ऊपर खेल के आई थी,
और हमें ये कहा गया था कि इंशाल्लाह 2020 में यहाँ PSL का मैच होगा। मैं आपको दावत देता हूं कि आज आप उस ग्राउंड का और उस कॉम्प्लेक्स का जाके जायजा लें, वो लगता है कोई खंडर बन गया हुआ है। ये जो अब इसको दोबारा मुकम्मल करने के लिए 40 करोड़ नहीं दरकार होंगे, न जाने कितने अरब रुपए दरकार होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे। ये तो बड़ी एहसन इकबाल से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी तरह अगर है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ में वजीर आजम क्यों ऐसा करना चाहेंगे और क्या उसके क्या सबूत हैं कि वजीर आजम के कहने पर ये सब कुछ हुआ? ये इसलिए कि वजीर आजम साहब ने इब्तदा में ही इस मंसूबे की ब्रीफिंग ली थी और इसके बारे में हदायत दी थी कि इसकी फंडिंग रोकी जाए और इसके ऊपर मेरे खिलाफ केस बनाया जाए। अब मेरे खिलाफ केस इस बात का बना कि मैंने नौजवान खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में पहला रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद की। सवाल यह कि कोई मैंने नाइट क्लब या कैसीनो तो नहीं वहां बनाया, ऐसे तो 20 और बनने चाहिए थे। अगर एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जुर्म है तो उसको तबाह करना कितना बड़ा जुर्म होना चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये अरबों रुपए जो आपको चाहिए होंगे इसको मुकम्मल करने के लिए, ये किसकी जेब से जाएंगे? ये खान साहब की जेब से जाने चाहिए, जिनकी जिद ने, जिनकी अना ने, जिनकी नफरत ने। ये एक मंसूबा नहीं है, इस तरह के 20 मंसूबे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पिछली हुकूमत से मंसूब थे। उनकी फंडिंग रोक दी गई है, उनको खराब कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के लातादाद मंसूबे हैं, दर्जनों जो आज बंद पड़े हैं, जिनके ऊपर काम रुक गया है और कल को उन्हें मुकम्मल करने के लिए कई गुना रकम ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो मंसूबे हमारे दौर में शुरू हुए थे। हर वो मंसूबा जो हमारे दौर में शुरू हुआ था उससे खान साहब को एलर्जी है। भाई वो कोई हमारे जाती मंसूबे तो नहीं थे, वो पाकिस्तान के। अच्छा, इसमें ऐसा इकबाल साहब, अगर ये नौरवाल स्पोर्ट्स सिटी की अगर इसी पे फोकस रख के इसकी बात की जाए, तो ये जो आज आपने दरख्वास्त दी है उसमें क्या इस बात के सारे सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान ने अहकामात जारी किए और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फंड्स रोके गए और ये प्रोजेक्ट आज यहाँ तक पहुँच गया? कुछ आपने सबूत वगैरह सारे अटैच किए हैं या आप चाहते हैं कि नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन? तो देखिए ना, हमारे पास तो वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने आते साथ ही इसकी ब्रीफिंग ली और उनकी ब्रीफिंग लेने के बाद उनके जो अहकामात है उनकी रोशनी में इस मंसूबे पे काम रोक दिया गया और कहा गया कि नैब को कहा जाए कि वो इस पर केस बनाए। और फिर जब नैब ने कार्रवाई शुरू की, अफसरों को बुला बुला के डराना धमकाना शुरू किया, तो हर अफसर ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की फाइल को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। अब ये जो इन्होंने माहौल बना दिया है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी बल्कि पाकिस्तान के किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जहां कोई 100 रुपए भी 10 रुपए भी इन्वॉल्व हो, किसी मालियाती फैसले पर कोई अफसर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। इतना खौफ है क्योंकि हर अफसर कहता है कि जनाब कल को मैं अपनी पेंशन वकीलों को तो नहीं फीसों में दूंगा कि नैब में जाके बेगुनाही साबित करनी है। ये एक इतना इन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की है कि इस इंतकामी एजेंडे के ऊपर पूरे मुल्क की जो फैसला साजी डिसीजन मेकिंग है उसको क्रैश कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में फैसले नहीं हो रहे, फाइलें घूम रही हैं, फाइलें चल रही हैं। कोई अफसर किसी टेंडर के ऊपर अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये टेंडर मैंने नहीं खोलना, किसी और के जिम्मे लगा दें। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ठीक, अच्छा एहसन इकबाल साहब, एक तो अगर मतलब तहरीक इंसाफ के वुज़रा से जब यही बातें की जाएं तो वो कहते हैं जनाब वो तो पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आंखें बंद करके अरबों के टेंडर भी जारी किए गए, फाइलें भी आगे बढ़ती थी, लेकिन उसमें करप्शन ही इतनी होती थी। ये बताइएगा कि अभी इन सारे मसाइल का हल जो है वो ओपोजिशन तनकीद तो कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, मौलाना साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। एक जगह पर बैठ के फैसला करना इन 2 सालों में तो नहीं हुआ। सेनेट के देख लें, वहाँ इंतखाबात में क्या हशर हुआ पूरी ओपोजिशन का। तो ओपोजिशन तो नाम नेहाद ही रह गई है, कोई दिख रही नहीं, कोई उनके पास ऐसी बात नहीं है आदिल, ऑपोजिशन नाम नेहाद नहीं है। ऑपोजिशन अगर कुछ करती है तो तभी नैब हमारे खिलाफ हरकत में आता है ना, तभी तो वजीर आजम साहब हमारे खिलाफ नाम ले लेके तकरीरें करते हैं कि ये 7-8 बंदे हैं, इनको मैं एनआरओ छोड़ दूं तो ये सब ठीक हो जाएगा। सवाल ये है कि आप तो इस बात का सबूत फराम कर रहे हैं कि नैब और न्याजी गठजोड़ है मुल्क के अंदर, आपके अहकामात पर ये सारे केसेस बनाए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 साल हो गए इस हुकूमत को,
ठीक। कोई एक केस बताएं कि जो इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित किया हो। ये सिर्फ किरदार कुशी करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। और मैं ये बात कह चुका हूं, मेरा ये ईमान है कि जो शख्स बोहतान लगाता है, जो शख्स किरदार कुशी करता है, जो झूठे इल्जामात लगाता है, हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि उस पर अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं आ सकती। इस हुकूमत पे इनके झूठे इल्जामों की और किरदार कुशी की नहुसत है जो तारी है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि इस हुकूमत का एक ही कांस्टेंट है कि हर आने वाला दिन पिछले से बदतर है। और ये इसी तरह स्लाइड चलती रहेगी जितनी देर ये रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किरदार कुशी और झूठे बोहतान लगा लगा के अपने लिए जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इस तरह अब आपने कहा कि जी आपस में नहीं बैठते। मुझे आप बताएं कि हुकूमत के साथ कौन बैठता है? हम हुकूमत में थे, पेशावर पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ, नवाज शरीफ साहब ने पूरी लीडरशिप को इकट्ठा किया और मैं वहां मौजूद था। इमरान खान साहब को भी इज्जत के साथ सबके साथ बिठाया जो सुबह शाम उन्हें गालियां दिया करते थे। हम अब इनके साथ मुफाहमत की इसलिए बात नहीं करते कि जब भी हम कहते हैं कौमी यकजहती करें, ये समझते हैं कि हम कोई सहूलत मांग रहे हैं या एनआरओ मांग रहे हैं। अब चलने दें जिस तरह मामला चल रहा है। और मैं समझता हूं कि इनको जल्द पता लग जाएगा कि ये कितने पानी के अंदर है। और अब आप देख लीजिए कि एक एक करके हर शोबे को ये एब्डिकेट करते जा रहे हैं और बोझ किस पर डाल रहे हैं? हमारे कौमी इदारों के ऊपर डाल रहे हैं। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर हॉस्टिलिटी बढ़ा रहा है, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज शेलिंग होती है, उधर मगरबी सरहदों पे हमारे 3-4 जवान शहीद कर दिए जाते हैं तखरीबकारों के जरिए, और इमरान साहब से टिड्डी दल नहीं खत्म होती। उसमें भी ये कहते हैं कौमी इदारों को आके जी आप मुकाबला करें। ये काम तो तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे हो जाया करते थे। ये भी इनसे नहीं इंतजामिया चलती। वो क्यों चले? जब आप 2 सालों में 5 आईजी बदलेंगे, 4 चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे, 6 कमिश्नर बदलेंगे, 9 सेक्रेटरीज बदलेंगे, तो आपकी इंतजामी मशीन कैसे चलेगी? ठीक। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको लिए चलेंगे कराची। बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की। कराची जो है बिल्कुल कराची के शहरी बेबस नज़र आते हैं इतनी तवील दुरानिये की लोड शेडिंग के सामने। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज काबीना में बड़ी तफसीली उस पर बात हुई है, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस होती नजर आ रही है। वफाकी वजीर असद उमर के दावे, गवर्नर सिंध की मुलाकातें, फिर नेपरा की पब्लिक हेयरिंग्स और वफाकी काबीना तक कराची में लोड शेडिंग का मसला हल ना कर सके। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अब भी बिजली का बुरान जारी है। शदीद गर्मी में 8-8 घंटे तक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो अलग से की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अब मजीद लोड शेडिंग की नवीद सुनाई जा चुकी है, जिसकी वजह बिन कासिम पावर प्लांट में तकनीकी खराबी बताई जाती है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट में टेक्निकल फॉल्ट के बायस के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावारी सलाहियत में 130 मेगावाट कमी का सामना है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में भी आज एक ऐसे वक्त में यह मामला उठा जब हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पार्लियामेंट के सामने कराची के बिजली के बुरान पर धरना दे रही थी, लेकिन वफाकी काबीना में इस मामले पर कोई फैसला ना हो सका और वज़ीर आज़म की जानिब से एक खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला हुआ। लेकिन मौजूदा बुरान का फ़ायदा यह हुआ कि वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में जो तकरीबन ₹2.5 का इजाफा था वो फ़िलहाल मौखिर कर दिया। इतलात के मुताबिक इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर असद उमर और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करते हुए यह कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, ऊपर से कीमतें बढ़ाना जो है वो नामुनासिब होगा, जिस पर इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया, जबकि काबीना ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखिर कर दिया। अहम बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात की जानिब से दिए जाने वाले धरने में मेयर कराची वसीम अख्तर ने तनबीह की कि MQM को वज़ीर आज़म से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं उस तरह से साथ चला नहीं जा सकता। वसीम अख्तर के जवाब में वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा कि वफाकी हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। के इलेक्ट्रिक को उसकी मांग से ज़्यादा तेल, गैस और बिजली फराम की जा रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक अपने निज़ाम को बेहतर बनाने की
जिम्मेदार है जो वो ठीक से पूरा नहीं कर रही। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सदीकी ने उमर अयूब को यहाँ पर जवाब दिया कि वसाइल की फरामी के साथ बिजली की फरामी को भी यकीनी बनाना हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना के इजलास में कराची लोड शेडिंग के बहरान पर मजीद क्या बात हुई, MQM को वफाकी हुकूमत से क्या गिले शिकवे हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले हम न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ हुसैन से जानेंगे कि वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कराची के बिजली बहरान के खात्मे का ऐलान किया गया, लेकिन कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है, क्या सूरत हाल है, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। आदिल, कराची में मौसम गर्मा का आगाज़ जो है वो मई में हुआ और जून के पहले हफ्ते तक मौसम गर्मा अपने उरूज पर था और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जिसके बाद कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का बहरान शुरू हुआ। मिड ऑफ द जून ये बहरान जो है वो उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब फर्नेस ऑयल की कमी महसूस हुई। इतवार वाले दिन यानी कि 11 जुलाई को असद उमर और गवर्नर सिंध की एक यहाँ पर मीटिंग हुई, जिसके अंदर वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें नेपरा के लोग भी शामिल थे, वो यहाँ पर कराची पहुँचे और उन्होंने के इलेक्ट्रिक के हुकाम से मुलाकात की। उसके बाद क्या हुआ, 2 से 3 दिन तक तो मामलात बहुत अच्छी तरीके से चलते रहे। अब 290 मिलियन मुकफ़िट गैस भी मिल रही है के इलेक्ट्रिक को। मोनस अलवी जो हैं वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम इन इलाकों के अंदर बिजली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बिन कासिम पावर प्लांट का गुज़िश्ता रोज़ एक यूनिट ख़राब हुआ, जिससे 130 मेगावाट बिजली की कमी हुई और उसके फ़ौरन बाद जो है हमने देखा कि फ़नी ख़राबी और मरम्मत के नाम पर जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर एक बार फिर लोड शेडिंग की जा रही है। 6 से 8 घंटे की ये लोड शेडिंग की जाती है। आज भी कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद की गई। दूसरा सबसे बड़ा के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, वो ओवर बिलिंग का है। जो जून और जुलाई के जो महीनों के अंदर बिल्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा बिल हैं। कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर कि वहाँ ये तमाम जो बिल हैं वो एवरेज बिल भेजे गए हैं, 13-14 हज़ार रुपये के ज़ायद बिल भेजे गए हैं और कराची के शहरी ये तमाम बिल अदा करने पर मजबूर है। जिसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि इलेक्ट्रिक का अब मुआहदा होने जा रहा है फ़रोख्त का शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ, और बैलेंस शीट को अपनी कंपनी को मुनाफा बख्श दिखाने के लिए अब ये तमाम ओवर बिलिंग की जा रही है। और के इलेक्ट्रिक की वजह से जो कराची के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा करती है, तो दूसरी जानिब जब उनके साथ मुज़ाकरात करती है तो उनकी तमाम बातों को मान लिया जाता है। इतवार के दिन भी जब असद उमर आए तो के इलेक्ट्रिक के CEO उनके बराबर में खड़े हुए थे, बजाय इसके कि CEO जो हैं वो इस बात का ऐलान करते कि कराची के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। असद उमर ने यह ऐलान किया, गवर्नर सिंध ने यह ऐलान किया कि कराची के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर जब लोड शेडिंग हो रही है तो यकीनी तौर पर तनकीद का हदफ वफाकी हुकूमत, असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बन रहे हैं। जी अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज काबीना के इजलास में के इलेक्ट्रिक पर भी बात हुई। आप खुद कराची से हैं, जितना आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक ने जो वहाँ पे, मैं तो ये कहूँगा, अंत मचाई हुई है, बुरा हाल है, बिजली नहीं है, और आपके तरीके इंसाफ के अपने जो MNAs हैं वो रोडों पर निकल आए हैं। MQM इत्तेहादी जुमात है वो जो है एहतजाज पर उतर आई है। क्या वजह है, क्या वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं कि उनका भी बस नहीं चलता के इलेक्ट्रिक पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको हम तस्दीक कर लेते हैं कि आज एजेंडे पे 5वें नंबर पे ECC की अप्रूवल थी। जब ECC की अप्रूवल आई तो उस वक्त कराची का जिसे कहते हैं कि ताल्लुक़ रखने के बिना पे मैंने अर्ज़ वज़ीर आज़म से किया कि आप कराची में सबसे ज़्यादा वोट के मार्जिन से जीते, 55,000 वोटों के मार्जिन से जीते, आप एक मुंतखब जमहूरी सियासी अवामी वज़ीर आज़म हैं, तो कराची के अवाम उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देखते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर इसे फौरी तौर पे 2 रुपये 79 पैसे जो फेयर बढ़ाया जा रहा था, टैरिफ बढ़ाया जा रहा था, इसको मौखर करने का, मैं आई एम ग्लैड कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी। अच्छा। और मुझे और 1-2 वज़ीरों की तरफ से भी इसमें हमायत हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है जी, हम इसको ऐसे करते हैं, आज इसको मौखर करते हैं, डिफ़र करते हैं, हम परसों दोबारा बैठते हैं, जो पॉलिटिकल फिगर भी होगी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, करके हम इसको और चॉकआउट करते हैं कि चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आई एम वेरी मच ग्लैडफुल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने मेरी बात सुनी और इसको आगे बढ़ा। हाँ,
जहाँ तक आपकी दूसरी बात थी कि यस, आज से 4 दिन पहले भी 5 दिन पहले भी गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ था जिसके अंदर इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर शरीक थे उमर अयूब, और ग़ालिबन कराची में MKM, PTI और साथ साथ GD के बराकिन असम्बली से। और लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुलाकात, वो जो बातचीत हुई है, जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही फ्रूटफुल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम गवर्नर साहब समेत तमाम लोगों ने उमर अयूब साहब की जो सूरत हाल थी, जो उनकी पावर डिवीज़न, नॉट उमर अयूब पे, उनकी जो पावर डिवीज़न बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पे, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा असद उमर साहब बैठे और मैं समझता हूँ कराची गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है जिसमें MKM का भी डेलीगेशन मौजूद था, PTI के भी डेलीगेशन मौजूद था। उसके ऊपर असल बात हुई है और मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत सिमत में मेरा ख्याल है कि सही, अब जिसे कहते हैं सही ट्रैक पे के इलेक्ट्रिक के कान पकड़ना शुरू किए गए। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आज अमीनुल हक साहब, जो आपका एहतजाज था फिर कुछ वज़रा की यकीन दहानी के बाद वो ख़त्म कर दिया गया इस्लामाबाद में। अब के इलेक्ट्रिक जिस तरह आपने कहा है कि कान पकड़ना शुरू हो गए, लेकिन असद उमर साहब जो हैं वो 4 दिन पहले कराची में ऐलान कर चुके हैं कि कल से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। लोड शेडिंग तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो कितने पुरुमीद हैं, कितना आपको यकीन है कि जो गवर्नमेंट आपसे वादे कर रही है वो पूरे भी होंगे के इलेक्ट्रिक के बारे में? आदिल, बिल्कुल साफ गुई से काम लेते हुए आप ये देखिए कि पिछले मेरा ख्याल 10-12 दिन से कराची में खौफनाक किस्म की लोड शेडिंग हो रही है। MKM के अरकान कौमी असम्बली ने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट किया था कि इस लोड शेडिंग को नोटिस लिया जाए। वेरी सेम डे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल सामने असद उमर और बाकी लोगों को कहा कि नोटिस लें। और आप ये तसव्वुर करें कि के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट वापडा से मिला करता था। हमारे कहने पे वो 650 को बढ़ा 800 मेगावाट कर दिया गया। ठीक। आपके लिए में आदिल, आपकी तो गहरी नज़र होती है कि साउदर्न सुई गैस वाले 140 MMCDF के इलेक्ट्रिक को दिया करते थे। MKM के इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया और उसको डबल यानी 250 MMCDF रोज़ाना के बुनियाद पे मिलना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ कि वो जो खौफनाक लोड शेडिंग थी वो किसी हद तक मिनिमाइज हुई, लेकिन अभी भी लोड शेडिंग जारी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं कल के हिसाब से देखूँ और आज के हिसाब से जो मेरी मालूमात है कि लोड शेडिंग में कमी आना शुरू हो गई है। वो इलाके जो 77% जो लोड शेडिंग फ्री से, वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही है। लेकिन वो इलाके जहाँ पे जो पहले भी लोड शेडिंग में शामिल थे, मेरा ख्याल है वहाँ पे दुरानिया थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि अब हमने ये डिसाइड किया है कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर गहरी नज़र रखी जाएगी, उनको हर सूरत में जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्व रखा जाएगा। और नेपरा ने भी बड़े अच्छे काम शुरू किए, उनकी टीम कराची पहुँच चुकी है, 4 अपनी टीम उस पर नज़र रखी हुई है। नेपरा का जो चेयरमैन है, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड गाय, यंग गाय, ही लिव्ड इन कराची, कुछ अर्सा रहे। तो मैं समझता हूँ कि यस, अब सही मायने में उनके कान पकड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक क्या है। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के उन चंद बदनाम तरीन इदारों में से है जिसको लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं। के इलेक्ट्रिक खुद एक माफिया के तर्ज पे काम कर रही होती है। के इलेक्ट्रिक ने अपनी रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। मेरे और आपके घरों पर जिसे कहते हैं जाली बिल बेचकर ओवर बिलिंग कराती है। अच्छा, होता क्या आदिल, लोग क्यों परेशान है? जब आप ओवर बिलिंग कराते हैं और अरबों खरबों रुपए कमाते हैं तो होना क्या है? सिंपल कि आप उसको री इन्वेस्ट करें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने पर। लेकिन ये पैसे कराची से निकल कर दुबई और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और उस पर री इन्वेस्ट नहीं हो रहा। हम क्या कहते हैं कि आप के इलेक्ट्रिक को अपनी जनरेशन के सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। और दूसरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या, हमने जब गहरी नज़र रखी तो पता लगा कि 2800 मेगावाट जैसे बिजली की डिमांड ऊपर जाना शुरू होती है, इनका सिस्टम स्ट्रेच होता है और बैठना शुरू कर जाता है। सही। तो भाई आप सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतने पैसे कमा रहे हो, यू आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इसमें अमीनुल हक से बड़ी टू द पॉइंट आप बात है, आप जारी रखिएगा। मैं इसमें जो आप ये पैसों का कह रहे हैं ना कि बाहर दुबई और वो चले जाते हैं, अगर मुबैना तौर पर अब जिस तरह अब्राज ग्रुप का बार बार नाम लिया जा रहा है कि वो अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करके के इलेक्ट्रिक को सारी चीज़ों से बचा देते हैं, और सबको पता है कि ये बात भी बार बार की जा रही है कि शायद उनके रिलेशंस जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोज हैं, क्या इसकी भी तहकीकात की जानी चाहिए कि अगर वाकई ऐसा है तो वो खुलकर सामने आना चाहिए? देखिए
देखिए मुझे ये नहीं पता कि इनका वफाकी मौजूदा हुकूमत के साथ कोई ताल्लुकात है या नहीं है। मैं कराची का शहरी हूँ, कराची में पैदा हुआ, कराची में जवान हुआ, कराची में तालीम हासिल की। मैं अपने अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ और कराची के अवाम के साथ खड़ा हूँ। हो क्या रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आप इनकी 13 साल की जो भी फाइनेंशियल चीज़ें उसकी ऑडिट कराया जाए। ऑडिट कराने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या कह रहे हैं कि या तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे, नज़र डाले और देखे कि कहाँ पे गड़बड़ है। तीसरा कि अगर ये मामला दुरुस्त नहीं करते हैं तो इनके मौजूदा इंतज़ामिया में तमाम लोगों को बरतरफ करके नई इंतज़ामिया लाई जाए। लेकिन साथ साथ बस ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।